बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा आपकी क्यूरीज़ के ऊपर है। मतलब आप सबको पता है कि हमारा बैच स्टार्ट होने वाले हैं, क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, अगली सितंबर अटैम्प्ट की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो आप सब लोगों की क्यूरीज़ आ रही हैं और कुछ क्यूरीज़ जो हैं वो इस रिलेटेड है, ख़ासतौर पे जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो पता है इस बात का कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है और हम किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह तैयारी करते हैं, जबकि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो उनके बार बार क्वेश्चन आते हैं कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तरीकाकार क्या होगा, हम किस बुक से पढ़ेंगे और हमने कैसे कवर करेंगे सिलेबस वगैरह वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारी ऐसी कन्फ्यूजन होती हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरे काफ़ी सारे वैसे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वैसे अगर किसी ने देखने हैं तो वो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा नॉर्मली पैटर्न क्या होता है। लिहाजा आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमने पढ़ना कैसे है, किस किस चीज़ को इंश्योर करना है, और एट द एंड हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि भाई ऑनलाइन में से और फिजिकल क्लासेस में से बेस्ट ऑप्शन क्या है और वो क्यों है। ठीक हो गया। तो लिहाजा बेटा शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि भाई इस बार मैं 3 सब्जेक्ट जो हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लॉ, BMBS एंड टैक्स का, ठीक है, कैफ 3, 4 एंड कैफ 6 का। तो हम हर चैप्टर के लिए एक अलहदा वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी और हम उसमें चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली लॉ के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, लॉ के सब्जेक्ट को। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह BM करेंगे और उसके बाद फिर हम टैक्स की जो सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अगर हम लॉ की बात करें तो बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं बात करूं लॉ, इकोनॉमिक्स और ऑडिट, ये तीन वो 4 टॉपिक हैं जो स्टैंडर्ड बेस्ड है। मतलब आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल हैं, लॉजिकल हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोविजंस बेस्ड है। इनकी वर्डिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, आंसर ड्राफ्ट करने की टेक्निक भी डिफरेंट है, इनकी प्रेजेंटेशन की टेक्निक भी डिफरेंट है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हट के है। अगर हम अब बी लॉ को बात करें, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो बेटा इसके 2 पोर्शन है। इसके टोटल चैप्टर 16 है, इसके 2 पोर्शन है, एक एम लॉ का और एक कंपनी लॉ का। इनके 16 चैप्टर, जिसमें से 6 चैप्टर जो है बेटा वो कंपनी लॉ के हैं और जो 10 चैप्टर हैं वो एम लॉ के हैं। मतलब 1 से लेकर 10 तक एम लॉ है और 11 से लेकर 16 तक जो है वो कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, अब बेटा अगर हम इनका वेटेज देखें तो जो एम लॉ का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट आई कैप की बुक से देखा जाए तो वो तकरीबन 300 पेजेस का बनता है, और अगर कंपनी लॉ की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट 200 पेजेस का बनता है। और अगर इनका मार्क्स वेटेज की बात की जाए तो 50-50% है। मतलब था 50 नंबर जो हैं वो एम लॉ के हैं, 50 नंबर ही कंपनी लॉ के हैं। उसमें से भी 15 नंबर के MCQs हैं, इसमें से भी 15 नंबर के MCQs हैं। 35 नंबर उसका थ्योरेटिकल है, 35 नंबर इसका थ्योरेटिकल है। वेटेज सेम है, लेकिन अगर हम इनकी लेंथ देखें तो कंपनी लॉ सब्सटेंशियली छोटा है, शॉर्ट है एम लॉ की निस्बत। उसके अलावा दूसरी वजह ये भी है बेटा कि इसके अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। मतलब वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, सिंगल प्रोविजंस होती हैं। कभी कभी मुश्किल ऐसा होता है कि वो 1-2 प्रोविजन मिक्स करे, लेकिन जनरली वो पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि बुक के पेजेस 200 हैं, तो अगर हम याद करने वाले पेजेस की बात करें जो कि हमारे नोट्स हैं वो तकरीबन 100 पेजेस बनते हैं, या मे बी उससे भी कम बनते हैं। आई थिंक अगर 20 पेजेस भी हों तो 120, 20 भी नहीं है यार, 100 पेजेस बन जाते हैं जिनको हमने याद करना है। तो लिहाजा हमारा क्या कहते हैं, कोशिश ये होती है, तरीकाकार ये होता है कि हम 30 लेक्चर्स में, ये तकरीबन हमारे 100 लेक्चर्स के करीब करीब होंगे, हमारी 100 क्लासेस होती हैं ऑलमोस्ट। तो हम पहले 30 लेक्चर्स में हम अपना कंपनी लॉ ख़त्म कर देते हैं। इससे ये होता है कि भाई हमारा 50 नंबर का पोर्शन जो है वो सिक्योर हो गया। उसके बाद फिर हम जब एम लॉ स्टार्ट करते हैं बेटा, तो उसके बाद हमारी अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। देखो बेटा, जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसका टेस्ट तो होता ही होता है, ठीक है। और जब तक हमारा सिलेबस एंड होता है तो हम 3 से 4 बार बुक रिवीजन कर चुके होते हैं, हम हर चैप्टर के टेस्ट दे चुके होते हैं, हम मिड दे चुके होते हैं, हम क्विज दे चुके होते हैं, हम मॉक दे चुके होते हैं, आई कैप के पास पेपर की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, क्लास डिस्कशन हो चुकी होती है और एग्जामिनर कमेंट्स तक हो चुके होते हैं। तो लिहाजा इसका पैटर्न ये होता है बेटा, जैसे ही हमारा कंपनी लॉ खत्म होगा हमारा 50 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एम लॉ के 10 चैप्टर देखें तो उसमें से पहला, 9वां और 10वां, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज 30 to 35% है। मतलब आई कैप की 16 चैप्टर की बुक में से जो 9 चैप्टर हैं उनका वेटेज 85 नंबर का है, बाकी जो 7 चैप्टर बचते हैं उनका वेटेज जो है वो 10-15 नंबर का है। तो लिहाजा ये होता है कि जैसे ही हम कंपनी लॉ कवर करते हैं, एम लॉ के स्टार्ट करते हैं, कंपनी लॉ की रिवीजन शुरू हो जाती है। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम 2 दिन जो है वो एम लॉ के आगे लेक्चर लेते हैं, एक दिन जो है वो पिछला कंपनी लॉ का जो एक चैप्टर होता है उसको रिवाइज करते हैं। मतलब उसके रिवीजन का पैटर्न ये होता है कि आपसे सुना जाता है, आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के दिए जाते हैं, और फिर एट द एंड क्या होता है कि जब हमारी वो रिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो हर
चैप्टर के क्वेश्चन बैंक है हमारे पास। मतलब हमने क्वेश्चन उसके इकट्ठे किए हुए हैं 20, 30, 40 हर चैप्टर के वेटेज के हिसाब से, फिर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। इसी तरह जब हमारे एमलॉ के पहले ये 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, जो दरमियान वाले पहला, 9वां और 10वां, इनको जब हम खत्म करके हम दरमियान वाले 7 चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, तब हम अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। तब ये होता है कि वो सिर्फ हम पढ़ते जाते हैं और पीछे से हम बाकी जो 3 चैप्टर है इनकी रिवीजन कंप्लीट करते हैं। जब इन 8 चैप्टर्स की 9 चैप्टर्स की रिवीजन हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम जो होता है वो क्या करते हैं कि जो 7 चैप्टर हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं, पीछे वाले जो चैप्टर होते हैं उनकी फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए बेटा, हमारा पर्पज़ ये होता है कि आपकी तैयारी कराई जाए। ऐसा नहीं है कि भाई एक सिलेबस पूरा करा दिया जाए, सर से उतार दिया जाए। टीचर कभी भी ये नहीं सोचता, कोई भी टीचर वो ये चीज़ नहीं सोचता, ठीक है। रिस्क जो है ना वो बेटा अल्लाह ताला के हाथ में होता है, और एक अगर टीचर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल करके नहीं बैठेगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा। तो लिहाजा रिस्क की बात एक सेपरेट है, लेकिन आपकी तैयारी करके आपको पास कराना, आप पास करेंगे तो आप ही तो हमारी गुडविल है बेटा। आपकी दुआएं हमारी आखिरत बनाती हैं, आपकी जो क्या कहते हैं हमारे गुडविल होती है हमारी, जो आप बनाते हैं वो हमारी दुनिया में काम आती है। तो लिहाजा ये होता है बेटा कि जब भी पोस्ट रिजल्ट बैच स्टार्ट होगा तो जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनको अलाउ होता है कि अगर उनके कोई लेक्चर मिस हो चुके हैं, अगर वो कहीं पे समझ नहीं पाए, कई चीज़ स्किप की है, तो वो पोस्ट रिजल्ट बैच वालों के साथ भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह जो पोस्ट रिजल्ट वाले बैच के बच्चे आते हैं उनको रेगुलर क्लास के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि भाई वो पहले एक लेक्चर लेके, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो 30 से नीचे फेल हो चुके होते हैं तो उनकी तैयारी बहुत कमज़ोर होती है, उनको डबल एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा पहले हम उनको रेगुलर बैच के लेक्चर्स दे देते हैं ताकि वो साथ में उसको पहले तैयार करके आए एक लेक्चर, और फिर आगे जो है क्लास में हम उसको मज़ीद पढ़ा देंगे तो उनकी डबल तैयारी हो जाती है। इसी तरह फिर हमारा जो लास्ट में 30 डेज़ रिवीजन बैच भी चलता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमारा इस बार भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर आप सबको अलाउ होता है कि आप सब आएँ, और वो जो 30 डेज़ क्लासेस होती है उसमें भी कंप्लीट कोर्स होता है। तो बेटा एग्ज़ाम पहुंचने तक आपकी 5 से 6 बार रिवीजन भी हो चुकी होगी, टेस्ट भी हो चुके होंगे, मॉक भी हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस बेहतर हैं या ऑफलाइन क्लासेस बेहतर है। तो बेटा देखो, पहली बात तो ये आप जहन में रखो कि यार कब तक, मतलब कब तक आप खुद को एक FSC का बच्चा समझाओगे, एक स्कूल का बच्चा समझोगे कि आपके सर पे खड़ा हो के आपको डंडे से पढ़ाया जाए तो आप पढ़ोगे। मतलब आप यार एक प्रोफेशनल स्टडी में हो, 2, 3, 4 साल बाद आपने अर्निंग करनी है भाई, उसके बाद तो आपके घर वालों ने भी खर्चा नहीं देना आपको। अभी भी आपको टीचर फोर्स कर रहे हैं यार पढ़ाने के लिए। मतलब ठीक है, मैं थोड़ा बहुत डंडा उठाता हूँ क्लास में, ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन बेटा अभी एक चीज़ सिर्फ जो फिजिकल क्लास में हम किसी हद तक इंश्योर कर लेते हैं ऑनलाइन की निस्बत, वो होती है स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी। तो 2 चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इंश्योर कराएं, तीसरी चीज़ आपको मैं इंश्योर कराता हूँ। पहली 2 चीज़ें क्या हैं जो आपने इंश्योर करानी है, अपनी अटेंडेंस एंड अपने टेस्ट, ये 2 चीज़ें आप जस्ट मुझे इंश्योर कराएं। थर्ड पे जो आपका पेपर है वो पास कराना मैं इंश्योर कराता हूँ आपको। लिहाजा अब बेटा आपको थोड़ा सा खुद सोचना चाहिए कि यार CA अब एक गले पड़ गया तो भाई इसको निकालो यार। मतलब क्या ये खेलते ही रहना यहाँ पे, कितने साल तक आपके घर वाले आपका खर्चा उठाएंगे या बर्डन उठाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात की जाए बेटा, तो सिर्फ आपकी एक कंसिस्टेंसी का मसला होता है। अगर आप उसको इंश्योर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लासेस से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। मसलन मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर फिजिकल क्लास हो ना, तो बेटा हम वहाँ पे 1 घंटे की क्लास में मुश्किल 20-25 मिनट पढ़ा पाते हैं। कई तरह की लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी को छींक आ गई, क्लास डिस्टर्ब, किसी को खुरक हो गई, 10 मिनट हमारे गए, किसी को लतीफ़ा याद आ जाता है, किसी को जुगत याद आ जाती है। जबकि फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो भाई 50 मिनट हमने आपको पढ़ाना ही है, जो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा म्यूट कर देंगे बस। तो लिहाजा इसमें एक तो नॉलेज हम बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, फिर ये होता है कि और भी लिमिटेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे माइंड में एक नई चीज़ आई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंटरनेट पे। फिजिकल क्लास में मैं आपसे कैसे दिखाऊँ? मिसाल के तौर पे मैं आपको कंपनी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको शो कराना है, मैं कहाँ से दिखाऊँगा फिजिकल क्लास में? ऑनलाइन में मैंने फ़ौरन सर्च करना है, आपको दिखाना है भाई ये है। आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर किया जाता है, आप फर्म में जाके बाकी स्टूडेंट से एज लें। ठीक है बेटा, तो लिहाजा ये हमारा एक पेपर पैटर्न होगा। इस तरीके से इंशाल्लाह अगर हमारी तैयारी होगी तो बेटा सवाल ही नहीं पैदा होता कि फिर पेपर रह जाए। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी रह जाता है पुत्र, तो फिर आपने यकीनन किसी टीचर से बददुआ ली हुई है या अपने माँ बाप से ली हुई है। तो लिहाजा अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे बेटा। जो भी एक हफ़्ता आपकी छुट्टियाँ रह गई हैं, इसको खुल के चिल मार लो, अपनी प्लानिंग कर लो, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे चीज़ों को। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलते हैं अपनी आने वाली क्लास में। तो तैयार कर लें बेटा, एक लेंथी सब्जेक्ट है, हमें भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।